पिछला साल का क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 2025 का क्वेश्चन पेपर को दिखाइए। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों को 2022 के क्वेश्चन पेपर, 2023 के, 2024 के प्रश्न पत्रों को मैंने आप लोगों को दिखाया और सभी का सॉल्यूशन कराया। और आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस जैक बोर्ड का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2025 में जो पूछा गया सवाल है, वही सब सवालों को यहां पर आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और ये देखते हैं 2025 में सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया था। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। देखो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं ना कि आपके बोर्ड परीक्षा में जो पीछे वाले जो ईयर होते हैं उससे क्वेश्चन हूबहू आपके छपते हैं। तो एक नजर में हम सभी सवालों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन दिए गए हैं 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर। तो प्रश्न को समझो बच्चों, ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चे, इस तरीके से जो लाइन होता है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम ध्रुव और इसको कहते हैं सी होता है बच्चों वक्रता केंद्र, और ये हमारा होता है फोकस। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दो कि वस्तु की दूरी, मतलब कि जहां से है ना ध्रुव से जितना दूरी पर वस्तु को रख रहा है ना, मान लो कि बच्चों वस्तु की दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी भी 40 सेंटीमीटर है। मतलब जहां पे वस्तु को रखा जा रहा है वहीं पे क्या हो रहा है, उतना दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कब होता है बच्चों, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। कहां पर? वक्रता केंद्र पर। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान साइज का बनता है, ठीक है, और समान दूरी पर बनता है, और उल्टा बनता है ना, नीचे बनता है बच्चों। तो याद रखिएगा अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस कितना होगा, तो जस्ट आधा होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र का आधा फोकस होता है ना। फोकस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों वक्रता त्रिज्या बाय 2, है ना। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है, बोले ऑप्शन नंबर ए। बच्चों सवालों को पलट सकता है और कह देगा आपको कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की संबंध निकाले। तो F बराबर हमने आपको क्या बोला कि r/2, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है बच्चों कि r बराबर पूछ देगा तो इसका होता है 2F, है ना, फोकस का डबल होता है तो 2F। तो ये संबंध हो गया बच्चों, है ना, ये किसका, वक्रता केंद्र और फोकस का संबंध हो गया। याद रखिएगा एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको छोड़ना मत, है ना, फोड़ कर आना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है बच्चों कि किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है ना। तो विच लेंस इज द कन्वर्जिंग इन नेचर। बच्चों यहां पर आपको बताना उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस की प्रकृति जो होती है अभिसारी होती है ना। तो बच्चों यहां पर उत्तल लेंस का जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। देखिए वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम में जब सवाल आएंगे ना तो आपको टिक नहीं करना, यहां पर ऐसे लिखना आंसर ए लिखना और जो आपके आंसर है ना, जो आपके आंसर है उसको छाप देना। ठीक है, उत्तल लेंस, बस इतना ही में आपको 1 नंबर एकदम बेझिझक आपके एग्जामिनर दे देगा। ठीक है बच्चों। हाँ, और एक चीज याद रखेगा, अगर अपसारी पूछता है ना बच्चों, अगर अपसारी पूछता तो आपका अवतल होता, क्या होता, अवतल लेंस होता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर अभिसारी बोला तो उत्तल लेंस, अपसारी बोला तो अवतल लेंस, है ना बच्चों। चलो अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं और हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए 1.42, 1.32 या फिर 2.24 या फिर 2.42। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, आपके कितने बार मैंने आपको बताया है, कितना होता है 2.42। कितना होता है 2.42 होता है, इस बात को याद रखिएगा। और बच्चों याद रखिएगा इस बात का कि जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, है ना। तो इसमें प्रकाश की चाल जो होता है बच्चों, प्रकाश की जो चाल होगी, प्रकाश की चाल जो होगी, है ना, हीरे में वो क्या होगी बच्चों, कम होगी। क्या होगी, कम होगी, है ना। यहां लिख देते हैं हीरे में जो है प्रकाश की चाल कम होगी। क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक उसमें प्रकाश की चाल कम। अच्छा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगी, है ना, बताओ जल्दी से। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक
है ना, सबसे अधिक किस में होगी, सबसे अधिक जो है ये किस में होगी बच्चों, तो याद रखिएगा निर्वात में, है ना, क्या किस में बच्चों, निर्वात में, है ना, निर्वात में जिसमें कोई माध्यम नहीं है ना। और निर्वात का में कितना होता है बच्चों, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस बात को याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सबसे ज्यादा चाल जो होता है निर्वात में ही होता है। क्लियर। देखो बच्चों मैं एक्स्ट्रा चीजों को जो बताता हूं उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्या पूछा गया कि आंख का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। जो आई का कलर होता है बच्चों, किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लू होता है ना, जैसे ऐश्वर्या राय का ब्लू होता है, तो ये किस चीज पर निर्भर करता है, कॉर्निया पर, परितारिका पर, रेटिना पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों परितारिका, है ना, परितारिका। जैसे बच्चों मान लो किसी का इस तरीके से आंख होता है और यहां पर आपका जो इस तरीके से आंख होता है और बीच में पुतली होता है और इसके जो चारों साइड कैसेट के तरह होता है, कैसेट के तरह होता है। कैसेट देखे हैं? अरे भाई अब तुम लोग क्या कैसेट का जमाना जानो, हम लोग जानते हैं ना कैसेट वाला सिस्टम, ठीक है। आप लोग तो अब चिप मेमोरी डालते हो, अब मेमोरी भी गायब फोन से अब तो यहां पर मेमोरी भी गायब हो गया, ठीक है। तो ये कैसेट की तरह होता है बच्चों, जो कि कलर होता है ना, किसी का हरा कलर होता है, किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लू होता है ना। तो ये किसके कारण होता है बच्चों, आइरिस के कारण, परितारिका। क्लियर। अच्छा साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे बच्चों कि प्रतिबिंब कहां बनता है। अगर मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहां बनता है तो लिख देना बच्चों कि रेटिना पर बनता है, इस बात को भी याद रखिएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मानव का प्रतिबिंब जो है, मानव की आंख का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। जो एक्स्ट्रा चीज को बताएंगे उसको भी आपको खोपड़ी में घुसा के रखना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। आंख के जरा दृष्टि दोष किस प्रकार का लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, है ना, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी, समतल लेंस। बच्चों यहां पर आप ध्यान देना किसका बात किया जा रहा है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष हम उसको कहते हैं जिसको निकट का भी, है ना, जिसको मेरे प्यारे बच्चों निकट की चीजें भी साफ नहीं दिखाई देती है, साथ ही साथ दूर की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। और ऐसा कहां देखने को मिलता है, तो बूढ़ा बुजुर्ग को देखे होंगे जिसको निकट वाला भी, सामने वाला भी क्लियर नहीं दिखाई देता है और दूरों वाला साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जरा दृष्टि दोष से वो क्या है, वो जो वृद्ध है वो क्या है, उससे पीड़ित है ना बच्चों। अब ये किस लेंस का प्रयोग करेगा, तो ये द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेगा। द्विफोक्सी लेंस उसमें क्या होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होता है। क्या होता है, अवतल और उत्तल दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष होता है बच्चों, है ना, जिसको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, तो वो कौन सा लेंस का प्रयोग करता है, अवतल लेंस। मास्टर जी को अपना याद रखना, ठीक है। मास्टर जी जो चश्मा लगाया है वो अवतल लेंस लगाया है, क्यों, क्योंकि निकट की क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर वाला थोड़ा ब्लर दिखाई देता है। समझ रहे बात को, ठीक है। तो याद रखिएगा ये निकट दृष्टि दोष में होता है। किस में होता है, निकट दृष्टि दोष में, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में बच्चों, है ना, यानी कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, तो वहां पर हम लोग किसका लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। सभी चीजें आप लोग का रिवीजन भी होते चला जा रहा होगा। आगे देखते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म के द्वारा बच्चों, है ना, प्रिज्म आप लोग देखे हैं किस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका प्रिज्म होता है बच्चों, है ना, इस तरीके से क्या होता है, प्रिज्म होता है। इसके 5 फलक होते हैं, 5 साइड होता है बच्चों, ठीक है। और ये इसमें कौन सी परिघटना घटती है, तो वर्ण विक्षेपण। जी हाँ बच्चों, जब प्रिज्म में सूर्य की प्रकाश की किरण आती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंग में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इसी परिघटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो वर्ण का मतलब होता है रंग, रंग का यहां पर क्या हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है। तो ये आप कह सकते हैं बच्चों कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 कलरों में विभक्त हो जाता है। अब कहेंगे सर ये 7 कलर कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा बच्चों, और इसके क्रम को भी याद रखना, ठीक है, क्रम को भी याद रखना, बता देते हैं एक बार, है ना। शुरू में होता है बच्चों बैंगनी, है ना, बैंगनी, बैजानी, जामुनी, है ना, हम शॉर्टकट ट्रिक से लिख रहे हैं, हमको शॉर्टकट ट्रिक हमारा दिमाग में याद है। बैंगनी, जामुनी, बैजानी, नीला, है ना, बैजानी, हरा, बैजानी, पिनाला, पीला, ठीक है, पीला बोले अभी हम सर शॉर्टकट ट्रिक हमको भी बता दे रहे, ठीक है। पिनाला, नारंगी, ना से नारंगी, पिनाला, ला से लाल,
ठीक है बच्चों, तो ये क्रम को आपको याद रखना है ना। सबसे पहले बैंगनी, जामुनी, नीला, है ना, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये क्रम भी आपके एग्जाम में आएगा, है ना, कि बताइए इनमें से कौन सा क्रम सही है, तो आपको इसको याद रखना होगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक हमने जो आपके मन में, अपने मन में चला रहा था, वो शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, बैजानिह पिनाला, है ना, क्या है, बैजानिह पिनाला। इसी से हम क्या किए, याद किए बच्चों। और आज हमने याद किया जब हम अपने 10th बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, तब हमने ये इसको याद किया था, है ना, और आज भी हमें याद है और बच्चों को भी मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्या है बच्चों, ट्रिक। और इसी ट्रिक से हम क्या करते हैं, याद करते हैं, है ना। जब सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है, 7 कलर में भाग जो होता है, और क्रम इस तरीके से है। अगला सवाल देखते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक है बच्चों, है ना, विभव का, आवेश का, प्रतिरोध का, विद्युत धारा का, है ना। कई बार बताएं बाबू, कितना बार बताए हैं कि एम्पियर जो मात्रक है बच्चों, ये विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, है ना। अगर मैं कहूं कि विभव का मात्रक कितना है बच्चों, है ना, विभव का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलॉम्ब का, है ना, कूलॉम्ब का मात्रक क्या होता है, आवेश, है ना, कूलॉम्ब, कूलॉम्ब, है ना। और बच्चों यहां पर अगर मैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक है। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है विभव का मात्रक कितना क्या होता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पर ये देखो बच्चों, क्या है, यदि समांतर में, है ना, समांतरण में संयोजित 2 ओम x ओम प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है, तो x का मान क्या होगा। देखो थोड़ा क्वेश्चन को पलटा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पलटा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यही होता है ना। कितना प्रतिरोध है बाबू, 2 गो प्रतिरोध है, इसलिए हम 2 गो लिखे। अगर 3 गो रहता तो 1/r3 भी लिख देते हैं, लेकिन 3 गो है ही नहीं, 2 गो है। अब बच्चों यहां पर आपका तुल्य प्रतिरोध पहले से दे रखा है 1, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो यहां लिख देंगे हम 1 बराबर 1/r1, r1 कितना है, तो 2 ओम, है ना बच्चों, कितना है, 2 ओम है, पाई लिख दीजिए। ओम कैसे होता है, ऐसे ना, ऐसे, हाँ, ओम। और यहां प्लस r2 कितना दिया गया है, x दिया गया है, तो x लगा देंगे यहां पर। अब देखो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1/x को यहीं रहने दो, इसको इधर उठा के लेते आओ, 1/2 ओम, और माइनस में, सॉरी, यहां पर 1 माइनस 1/2 ओम लिख देंगे, ठीक है। और प्लस में यहां 1 सॉरी प्लस बोलते हैं, इधर में बराबर में बचेगा 1/x, यहां पे 1 दे दो बच्चों, 2 और 1 कैल्सियम 2 हो जाएगा, 1 को कितना पढ़े, 2 आएगा 2 बार, और 2 को 1 बार 1 हो जाएगा बच्चों, यहां पर 1/x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और नीचे 2 बचेगा, यहां पर 1/x बचेगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बच्चों 1 से 1 और 2 1 2, यानी x बराबर 2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, यानी दूसरा प्रतिरोध का मान 2 होगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 4 ओम, सॉरी, हाँ, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो उसका कितना लॉलीपॉप सवाल है भाई, श्रेणी क्रम में, और सिंपल सा बोल दिया है ना। एकदम इसको कह देंगे बच्चा कि लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है, एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है बच्चों, r बराबर कई गो प्रतिरोध है बाबू, 1 गो, 2 गो, 3 गो है, तो r1 प्लस r2 प्लस r3, एकदम सिंपल सा है भाई, है ना। r1 कितना है, 4 गो, 4 ओम, और ये r2 6 है, और ये आपका 10 है, तो 6 4 10 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है, श्रेणी क्रम में करना बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पलट देता है कभी कभी, है ना, कि आपको टोटल ओम पहले से दे देगा, और बोल देगा 2 गो प्रतिरोध का मान दे देगा, और तीसरा का प्रतिरोध का मान x दे देगा, तो क्या आप उसको नहीं निकाल सकेंगे। चलो मान लो किसी को उल्टा कर देता है, ठीक है, आपको कह देगा कि इसका तुल्य प्रतिरोध 20 दिया गया है ना, और पहला ओम अगर मान लो बच्चों कह रहा है कि 4 दिया गया है, और दूसरा कह रहा है 6 दिया गया, तो तीसरा नहीं निकाल पाएंगे। बोले बहुत आसान से निकाल लेंगे, लिख देंगे 20 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस लिख देंगे x, तीसरा प्रतिरोध के जगह में x लिख देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, यानी घट जाएगा 10 बचेगा। समझ रहे हो, बहुत आसान है बच्चों। थोड़ा पढ़ा उलट के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, बस आपको बस यही याद रखना है कि हम कहां पर पढ़े हैं, मिशन 2 प्लेटफॉर्म से, है ना। हर तरीके के सवाल को हम लोग हैंडल करना आता है, बस इतना ही बोल देना एक बार, ठीक है। अपने मन में यही चीज को चला देना, आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बच्चा कह रहा है कि गर्म करने पर दंड चुंबक का चुंबकत्व क्या हो जाता है बच्चों, तो खत्म हो जाता है दंड चुंबक। जी हाँ बच्चों, दंड चुंबक इस तरीके से होता है, नॉर्थ साउथ, है ना,
और इसमें अगर गर्म कर दे तो इसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो समीकरण जो दिया गया है बच्चों, CaO और H2O दोनों को अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम? संयोजन अभिक्रिया, है ना। उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियोजन में क्या होता है बच्चों? जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको वियोजन कहते हैं। खैर यहां संयोजन हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का पीएच मान जो होता है बच्चों ये 7 के बराबर होता है ना। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो बोले सर अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। क्या लिखोगे? 7 से कम होता है। अगर मैं कह दूं बच्चों कि क्षारक का पीएच मान कितना होता है तो आप कहेंगे सर 7 से अधिक होता है। क्या कह दोगे बच्चा? 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। चलो अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? काली चूना, जी हाँ बच्चों, चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब इसमें क्या होता है? जल डाला जाता है, H2O डाला जाता है बच्चों, ठीक है। जब इसका कैल्शियम ऑक्साइड है जी CaO, है ना, जब इसमें जल डाला जाता है तो क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, है ना बच्चों। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, सॉरी उष्मा निकल जाता है, उष्मा भी निकलता है, गर्म होता है। आप लोग को पता होगा चूना पानी को हम मिलाते हैं तो कैसे एकदम बुलबुला एकदम डबकने लगता है, ठीक है। तो उष्मा भी निकलता है, तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। जिस अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। चलो, है ना, एक्सोथर्मिक। अगला सवाल देखते हैं, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पे मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? जिंक का परत चढ़ाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण, जस्तीकरण, विकृत गंधिता, इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। चलो अगले सवाल पे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा कहता है कि जस्ता धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? जस्ता धातु जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, यानी ZN जो है ये किसी क्षारक NaOH को ले लेते हैं, जब इसके साथ अभिक्रिया करता है बच्चों तो यहां पर क्या बनता है? सोडियम, है ना, सोडियम जिंक ऑक्साइड, है ना, सोडियम जिंक ऑक्साइड, है ना बच्चों। और साथ ही साथ यहाँ पर H2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? H2 का निर्माण होता है। तो कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब जस्ता हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला देखते हैं धावन सोडा का सूत्र। कितना आसान सा सवाल है ना। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों धावन सोडा का, बेकिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। धावन सोडा का सूत्र जो होता है बच्चों, यहां पर अगर मैं देखूं तो सोडियम कार्बोनेट 10 जल, है ना, सोडियम कार्बोनेट 10 H2O, सोडियम कार्बोनेट 10 H2O। बोले सर याद कैसे करेंगे? याद रखना बच्चों, है ना, धावन सोडा धोने वाला हम लोग क्या करते हैं? साबुन 10 रुपए में लाते हैं, है ना, ऐसे समझो 10 रुपए में, तो इसलिए 10 जल हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, सोडियम कार्बोनेट 10 जल। अब मेरे प्यारे बच्चों 4 चीज का फॉर्मूला आप लोग को याद रख लेना है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र याद रखना है बच्चों, है ना। जिप्सम का सूत्र को याद रखना है। और मेरे प्यारे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का, है ना, ब्लीचिंग या विरंजक चूर्ण बोल सकते हैं इसको हम लोग, विरंजक चूर्ण, है ना, विरंजक, है ना, विरंजक चूर्ण का सूत्र, ये सब का याद करना बच्चों, ठीक है। खाने वाला सोडा का, खाने वाला सोडा, ये सब फॉर्मूला आप लोग को क्या होना चाहिए? जुबान पे होना चाहिए। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट आधा जल H2O, है ना। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट और 2 जल H2O, है ना। विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। अब इसका सूत्र को आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। खाने वाला सोडा का आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उपधातु है ना बच्चों? उपधातु कौन सा है इसमें? तो उपधातु की अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये आपका धातु हो जाएगा, ये भी धातु, ये अधातु बच्चों। उपधातु जो हो जाएगा ये आपका Sb हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। मेथेन कितने सहसंयोजक बंधन बनाते हैं? है ना, 2 3 4। तो चलो देखते हैं बच्चों, मेथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। कल ही मैंने आप लोग को क्रैश कोर्स में बताया था बच्चों, CH4, है ना, कल ही मैंने
आपको क्रैश कोर्स में बताया था, अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप क्रैश कोर्स में नहीं ज्वाइन किए हैं तो हमारे साथ अभी भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम समय बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और चाहते हो कि इस कम समय में हम अच्छे से अच्छे तैयारी करें, है ना। और वही चीज देखो, क्रैश कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, जितने भी हमारे शिक्षक है और हम सब मिल करके सिर्फ वही चीजों को बता रहे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। जो मेरे प्यारे बच्चों जो बताया जा रहा है वही आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, वैसे प्रश्न आपके क्रैश कोर्स में चल रहे हैं। यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे ही झारखंड का अपना ऐप, क्या नाम है, मिशन 2 वाले सर, है ना। मिशन 2 वाले सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है बच्चों, रजिस्टर करना है और अपने क्रैश कोर्स को अपना एनरोलमेंट करना है, एडमिशन लेना है और क्लासेस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलो, मेथेन का सहसंयोजक बंधन कितना होता है, तो बच्चों CH4 है, H चारों साइड लग जाएगा। और इसमें देखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक कार्बन है और H कितनी है, 4 है, तो कितना सहसंयोजक बंधन, 1 2 3 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र। देखो इसको कहते हैं लॉलीपॉप सवाल। एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, बहुत आसान से हम लोग को याद किए हैं। तो एल्केन का सूत्र होता है बच्चों CnH2n और प्लस में 2 होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो CnH2n प्लस 2 क्या है, ये है बच्चों, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एल्कीन का क्या सूत्र होता है, तो CnH2n माइनस 2, ये आपका एल्कीन का सूत्र है। एल्कीन का CnH2n जो है और -2 लगा हुआ है तो एल्कीन का सूत्र है। सॉरी, एल्कीन बोल देते हैं जी, सॉरी, एल्काइन का, है ना, एल्काइन का। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आपका एल्कीन का है, तो याद हो गया होगा सबका, सबका याद कर लो, है ना। CnH2n और ये +2 होता है तो एल्केन का होता है। चलो बढ़िया से क्या करना है बच्चों, आप लोग को याद कर लेना है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई कितना आसान सा सवाल कह रहा है कि OH का कार्यात्मक समूह क्या है, तो किसी के लास्ट में, देखो कल ही के मैंने क्लास में बताया था कि किसी के लास्ट में अगर OH लगा रहा बच्चों, ठीक है, तो ये किस प्रकार्यात्मक समूह का है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों OH, एल्कोहल का, है ना, एल्कोहल का, ऑप्शन नंबर सी, है ना। कीटोन का क्या होता है बच्चों, तो CO होता है, ठीक है। और एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है ना बच्चों, याद रखिएगा। और एक और होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है COOH, है ना, COOH, है ना, याद रखिएगा, है ना। ये एल्कोहल का हो गया OH, एल्कोहल का कितना हो जाएगा, OH हो जाएगा। चलो सभी का प्रकार्यात्मक समूह को याद रखना है। चलो अब इसके कुछ उच्चारण को भी देख लेते हैं हम लोग। जी हाँ बच्चों, कीटोन में अगर किसी के लास्ट में ओन लगा रहा है ना, ओन लगा रहा, जैसे मेथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ओन लगा रहा तो हम समझेंगे वो कीटोन समूह का है। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी के लास्ट में अल लगा रहा है ना, जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, है ना, हेक्सेनल, तो हम समझेंगे कि वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। और मेरे प्यारे बच्चों किसी के लास्ट में अगर ऑल लगा रहा है ना, क्या लगा रहा, ऑल लगा रहा, तो हम उसको समझेंगे कि वो एल्कोहल ग्रुप का है। और मेरे प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर किसी के लास्ट में, है ना, ओइक अम्ल लगा रहा, जैसे है ना, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल, इस तरीके से लगा रहा है तो हम समझेंगे कि वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या नहीं है आवश्यक, ध्यान दीजिएगा, CO2 तथा जल, है ना, या फिर क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या ऑक्सीजन। तो बच्चों स्वपोषी पोषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों स्वपोषी पोषण वही लोग करते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, जैसे हरे पेड़ पौधे, तो वो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कूटपाद पाया जाता है। देखो बच्चों मैं चाहूं तो 30 क्वेश्चन को मैं 10 मिनट में, मतलब 15 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता बच्चों कि आप लोग सिर्फ रट कर जाओ, है ना। क्योंकि बच्चों सिर्फ यही सवाल आपके डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे आपके एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं हम इसके अलावा जो चीजों को बताते हैं उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो हाँ, कूटपाद किस में पाया जाता है, तो ये बच्चों अमीबा में पाया जाता है। आप लोग को पता होगा कि अमीबा भोजन कैसे करता है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ये अमीबा हो गया, है ना। अमीबा क्या करता है बच्चों, अगर कोई भोजन को देखता है तो वो कूटपाद की तरह बना लेता है, जैसे यू आकार का बना लेता है, और ये कूटपाद क्या है, अमीबा में ही होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। तो बच्चों यकृत तो है भाई,
है ना, वृक्क भी है, वृक्क से हमारा क्या होता है, मूत्र छनन होता है। फेफड़ा भी बच्चों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अग्नाशय नहीं है बच्चों, ठीक है, ये आपका उत्सर्जी अंग नहीं। उत्सर्जी अंग उसको कहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काम करने है, जैसे पसीना आना, है ना, नाखून का बढ़ना, ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फल को पकाने के लिए कौन सा, है ना बच्चों, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एथिलीन। एथिलीन बच्चों याद रखिएगा, एथिलीन। अगला देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन तो एथिलीन है भाई, है ना, ऑक्सीन भी है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सीटोसिन नहीं है बच्चों, है ना, ये आपके नहीं है। ये बच्चों जो महिला होती है, महिला के दूध में, है ना, स्तन में बच्चों, दूध के लिए ये यहां पर क्या होता है, फायदे करता है बच्चों, ठीक है। और इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कहता है बच्चों कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि अगर इसमें मैं देखूं तो यहां पर आपका यकृत तो होगा नहीं, बाह्यस्रावी लार ग्रंथि होगा नहीं, स्वेद नहीं होगा, थायराइड ग्रंथि बच्चों, ये आपके क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, क्यूनन क्रिया होती है। क्यूनन क्रिया किसमें होती है, क्यूनन क्रिया बच्चों उसको हम कहते हैं जब बिना ऑक्सीजन का क्या करे, बिना वायु का वो क्या करे, ऊर्जा का निर्माण करे, है ना, बिना वायु का, है ना बच्चों, बिना ऑक्सीजन का, बिना O2 का, है ना, बिना O2 का अगर ऊर्जा का निर्माण करता है तो उसको हम क्यूनन कहते हैं। और ये कहां होता है, इष्ट में होता है बच्चों, याद रखिएगा, इष्ट में, है ना। भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष क्या होता है बच्चों, तो भ्रूणपोष जो होता है ना, अनुगुणित नहीं, द्विगुणित नहीं, पंचगुणित नहीं, त्रिगुणित होता है ना, त्रिगुणित होता है बच्चों। ये आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कई बार आपके बता चुके, गुणसूत्र जो है ये बच्चों आपके केंद्रक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, केंद्रक में, याद रखिएगा, है ना, केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र, है ना। हाँ अच्छा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और इस लास्ट सवाल को करने से पहले मैं कहूंगा कि बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि अगर आप 2025 में अपने एग्जाम देते तो इस 30 में से आप कितना उत्तर कर पाते, आप हमें कमेंट करके बताओ बच्चों, ठीक है। इसमें से आप 30 में से कितना आंसर कर पाए, ठीक है। देखो अब बहुत सारे बच्चे का 30 में 30 सही हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों का 25 में सही होगा 30, है ना, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से आएगी। लेकिन बच्चों अगर किसी का 30-30 में आता है तो वो बहुत अच्छी बात है, तैयारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा। सर अब 30 में 30 लाए तो मेहनत क्यों करना पड़ेगा, बच्चों यही सवाल थोड़े आएंगे, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे, क्या आएंगे, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं करना। क्योंकि देखो बच्चों जो चीज को हम लोग जान लेते हैं, जो चीज को हम देख लेते हैं, उसको आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर 2026 में किस तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है, उसको पहले देखेंगे समझेंगे तब तो फिर हम लोग जानेंगे, है ना। तो कोई चीज को देखा हुआ चीज को हम लोग याद कर लेते तुरंत, लेकिन जो चीज आप नहीं जान रहे अभी तब दिक्कत हो सकता है। तो देख बताइए आप 30 में से कितना उत्तर कर पा रहे हैं। चलिए पहला लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादक है ना, सर्प, घास, मेंढक, शेर। बच्चों उत्पादक तो घास हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर पे घास आता है। घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है भाई, टिड्डा को कौन खाता है, तो टिड्डा को मेंढक खाता है, ठीक है। मेंढक को कौन खाता है बाबू, तो ये सांप खाता है ना, सांप, है ना। और सांप को कौन खाता है बच्चों, तो इस तरीके से सांप को खा जाएगा, ये शेर खा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से होता है। तो पहला होगा आपका घास, क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत मजा आया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूंगा कि अगर आप 2022 से लेकर, है ना, अभी हाल ही में मेरे प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स मैंने तो 2011 से करवा दिया है, 2011 से लेकर 25 तक का मैंने पूरा का चैप्टर वाइज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके साथ ही साथ जो 2026 में पूछने के चांसेस है, मैंने क्रैश कोर्स में लगभग कंप्लीट करवाया बच्चों, ठीक है, पूरे के पूरे मैंने 2011 से लेकर। लेकिन अगर आप YouTube पर देखना चाहते तो 2022 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया बच्चों, और उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट कहां मिलेगा, तो हमारे इसी चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां पे PYQ लिखा होगा, क्या लगा होगा, PYQ, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, सारा वीडियो एक एक करके आ जाएगा, हर सब्जेक्ट का हर चीज आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लाइव हम आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, है ना, झारखंड के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए बच्चों, है ना। और इसी तरीके का और भी वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।